हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झांसर एकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं यूपीएससी मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम करेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, चर्चा में चलता रहता है। तो आज हम इंडिया और इज़राइल के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इट्स गोना बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन गाइज, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत टाइम से इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग इज़राइल और पैलेस्टाइन हमेशा उनका ये जो इशू है वो हमेशा हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये एक ऐसा टॉपिक है कि बेशक से प्रीलिम्स में भी और इवन मेंस में भी यूपीएससी इससे रिगार्डिंग कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछेगी। सो हमें एक ये चीज़ प्रिपेयर करके रखनी कि इंडिया के भी क्या रिलेशंस हैं। सो गाइज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो अपने पास गाइज इसके पॉइंट्स ज़रूर अपने पास क्लब करके रखिएगा। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द नियर फ्यूचर। सो गाइज सेशन को शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। वहाँ से आप उस लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारे सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी जाती हैं टेलीग्राम चैनल पे। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ्स है। और उसके साथ साथ गाइज आपको वीडियो लेक्चर्स भी जो अपलोड किए जाते हैं उनका भी डायरेक्ट लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज जो भी स्टूडेंट्स सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगी गाइज कि आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं पे भी अपना टाइम एफर्ट्स मनी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे भी बिल्कुल अपना देखने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ आपको बस डेली बेसिस पे रेगुलरली कंसिस्टेंट होके 1 से 1.25 घंटा देना है और आपको जो आपके लिए झांसर अकेडमी पे आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है आपको उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो दैट इज़ दिस वुड बी मोर देन इनफ फॉर यू। और गाइज हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है जिसमें आपको जीएस 1 2 3 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। हमारे झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं इस बैच में। और ये बैच की डिटेल्स को गाइज अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज, इस बैच को। और गाइज हमारा एक मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है जिसमें आपको 500+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और एक वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है हर एक विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का। सो गाइज अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए तो इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इंडियाज़ रिलेशंस विद इज़राइल हैव ऑफ लेट acquired a depth and diversity which cannot be rolled back. Discuss. इज़राइल के साथ भारत के संबंधों ने हाल ही में गहराई और विविधता हासिल की है जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। चर्चा करें। ये क्वेश्चन गाइस GS2 इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में पूछा था। सो गाइस जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें जैसे हमें पता चल रहा है इंडिया और इज़राइल के रिलेशंस के बारे में बात की जा रही है कि इंडिया और इज़राइल का रिलेशन हालांकि बहुत लेट बना, रिलेशन हमें बहुत लेट देखने को मिला, लेकिन इस तरीके से हमें अब वो रिलेशन बनता हुआ देखने को मिला कि उसमें वो गहराई और डाइवर्सिटी विविधता हमें देखने को मिल रही है उस रिलेशन में। और इस कदर है मतलब इतने गहराई में हमें ये रिलेशन देखने को मिल रहा है कि इसको वापस से नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो हमें इस पे ये हमें बताया गया है, हमें इस पे अपने पॉइंट्स देने हैं, व्यू पॉइंट्स डिस्कस बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, हमें इंडिया इजराइल का थोड़ा सा
रिलेशनशिप का कि कब फॉर्म हुआ, किस तरीके से हुआ, हमें थोड़ा सा अपना क्रक्स इंट्रोडक्शन में देना है। फिर हम मेन रिलेशनशिप की हमें कैसे पता चल रहा है कि उनका रिलेशनशिप इतना गहरा, इतना डीप हमें देखने को मिलता है, तो हमें वो पॉइंट्स बताने हैं कि किस तरीके से रिलेशनशिप एनहांस हुआ है या किन किन डायमेंशंस में या किन किन बैकग्राउंड में, आस्पेक्ट्स में हमें देखने को मिला है। एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। The diplomatic relations between India and Israel were established in 1992. अब डिप्लोमेटिकली रिलेशनशिप्स, राजनयिक संबंध कब हमें देखने को मिले, कब इनके कब बने, 1992 1992 में बने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स इंडिया और इजराइल के बीच में। Since then, especially during Kargil war, when Israel's Mossad helped India's RAW by providing critical intelligence inputs, relations between both countries have gained strength both in depth and diversity. उसके बाद से ही हमें रिलेशंस अच्छे देखने को मिले इंडिया और इजराइल के। और सबसे ज़्यादा हमें कब देखने को मिला, जब 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था। तो कारगिल वॉर के टाइम पे अब हमें इंटेलिजेंस एजेंसी देखने को मिलती है इजराइल की, उसका क्या नाम है, मोसाद। बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत केपेबल हमें इंटेलिजेंस एजेंसी देखने को मिलती है। अगर आप लोगों को पता होगा, इंडिया पैलेस्टीन जो हम मुद्दे की बात करते हैं, तो हम उसमें बैकग्राउंड जब पढ़ते हैं तो क्या चीज़ है कि 1967 में जो वॉर हुआ था इसराइल का, वेरियस कंट्रीज़ के साथ हुआ था। जॉर्डन थी, इजिप्ट थी, तो काफ़ी कंट्रीज़ के साथ, 2-3 कंट्रीज़ के साथ उनका हुआ था, काफ़ी कंट्रीज़ थी इनफैक्ट। तो 6 डेज़ में ही, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग ये एजेंसी हमें देखने को मिलती है मोसाद, कि 6 दिन के अंदर अंदर एक ही अकेली छोटी सी कंट्री ने सबको हरा दिया था, सबको मार दिया था। इतनी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलती है। तो उन्होंने अपनी, जो उनकी मोसाद है, उनकी एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी कौन है, रॉ, उनको हेल्प किया। किस तरीके से, क्रिटिकल इंटेलिजेंस इनपुट्स उनको दिए, जो महत्वपूर्ण थे, जो जानकारी, खुफिया जानकारी थी, वो उन्होंने उनको प्रदान की। राइट, रिलेशंस बिटवीन बोथ कंट्रीज हैव गेन स्ट्रेंथ। तब से दोनों कंट्रीज में, इंडिया और इजराइल के जो हमें रिलेशनशिप्स देखने को मिले, संबंध देखने को मिले, वो और ज़्यादा मजबूत हुए, गहरे हुए, और उनमें हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिली। राइट, अब किस तरीके से मिली, या कि हमें ये रिलेशंस किन किन ग्राउंड्स में हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे हुए, देखने को मिले। ड्यूरिंग द इंडियन प्राइम मिनिस्टर 25 विजिट टू Israel last year, both countries signed many important agreements, such as setting up of India-Israel Technological Innovation Fund, cooperation in space technology, water conservation in India, 3-year work program in agriculture 2018 to 2020, etc. कि अगर हम विज़िट की बात करें तो इंडिया प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बार इज़राइल में विज़िट किया है, बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई हैं, बातचीत हुई है, बहुत अच्छे से, ठीक है। और दोनों ही कंट्रीज़ ने काफ़ी सारे ज़रूरी इश्यूज़ पे, मतलब ज़रूरी चीज़ों पे इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन भी किए हैं दोनों की, दोनों कंट्रीज़ ने। जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें, तो इंडिया इजराइल का टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड बना, सेटअप हुआ। इंडिया और इजराइल ने मिलकर एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड बनाया, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी में दोनों ने कोलैबोरेट किया, कॉपरेट किया काम करने के लिए। वाटर कंजर्वेशन, इंडिया के अंदर जैसे हमें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो वाटर को कंजर्व करने के लिए, पानी का संरक्षण करने के लिए इजराइल ने इंडिया की मदद करने के लिए अग्रीमेंट किया कि हम तुम्हारी मदद करेंगे उसमें। 3-year वर्क प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर, 3 साल का, 2018 से 2020 में 3 साल का एक वर्क प्रोग्राम भी हुआ। कौन सी फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में। एक 3 साल का अग्रीमेंट हुआ, जो कि एक प्रोग्राम था एग्रीकल्चर में, जो इंडिया और इजराइल ने ये अग्रीमेंट साइन किया, ठीक है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे उन दोनों ने कोलैबोरेट किया, अग्रीमेंट्स किए हैं कि एक साथ काम करने के लिए बहुत सारी वेरियस चीज़ों में। जैसे कि टेररिज्म पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करना शुरू किया, बहुत अच्छे से उन्होंने अपना
एक दूसरे को सहयोग दें ताकि टेररिज्म की प्रॉब्लम को कम कर सके। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे बढ़ते हुए, मतलब टाइम के साथ हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज द राइज ऑफ इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट टेररिज्म ब्रॉट टुगेदर बोथ द कंट्रीज अगेंस्ट द ग्लोबल थ्रेट ऑफ टेररिज्म। वही जो हम बात कर रहे थे आतंकवाद की, टेररिज्म की, कि जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट टेररिज्म था, जब हमें उसका राइज देखने को मिला, मतलब कि वो बढ़ रहा था, ठीक है। तो जब हमें वो बढ़ता हुआ देखने को मिला, तो उस टाइम पे दोनों ही कंट्रीज़ ने, इंडिया और इजराइल, साथ में आए और मिलके उन्होंने काम करना, इस चीज़ पे ध्यान केंद्रित किया, अट्रैक्ट किया कि भाई जो ये ग्लोबल थ्रेट है टेररिज्म, एक मतलब विश्व स्तर पे ये एक दिक्कत हमें देखने को मिलती है, थ्रेट है, खौफ है ये, और इसको मिटाना ज़रूरी है, इसको काबू में करना, इससे लड़ना ज़रूरी है। तो दोनों ही कंट्रीज़ ने मिलके इस पे काम करना शुरू किया। नेक्स्ट इज बरक 8 is jointly developed by Israel Aerospace Industries and India's Defense Research and Development Organization, which is capable of protecting sea vessels and ground facilities from aircraft and cruise missiles. बरक 8, जो हमें बरक 8 देखने को मिलता है, ये बरक 8 बेसिकली है क्या, कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि जो सी वेसल्स हैं या फिर एयरक्राफ्ट्स देखने को मिलते हैं, या ग्राउंड फैसिलिटीज़ जो एयरक्राफ्ट से देखने को मिलती है, क्रूज मिसाइल्स हैं, उन सभी को बचाने में सक्षम है ये बराक 8। ये उन सबको प्रोटेक्ट करता है। इसमें इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि सी वेसल को भी कर सकता है, ठीक है, लैंड पे या ग्राउंड फैसिलिटीज़ जो होती हैं हमें एयरक्राफ्ट की, उनको भी प्रोटेक्ट करने में सक्षम है, और जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने में केपेबल हमें ये देखने को मिलता है। और ये जो इतना बेहतरीन बनाया गया है बराक 8, ये किसने बनाया है? ये इजराइल और इंडिया ने मिल के बनाया है। इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने और इंडिया के DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक कोलैबोरेशन में मिलके इसको डेवलप किया है, बनाया है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, बहुत बेहतरीन हमें देखने को मिल रही है, राइट। नेक्स्ट इज इंडिया इज द इजराइल्स 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड नंबर 3 आर्म्स सप्लायर। इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो इजराइल के लिए इंडिया 7वें नंबर पे, मतलब 7वीं सबसे बड़ी, 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, मतलब कि जिसके साथ इजराइल सबसे ज़्यादा, 7वें नंबर पे सबसे ज़्यादा जिसके साथ ट्रेड करता है, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, तो वो कौन सा है? इंडिया है, 7वें नंबर पे हमें देखने को मिलता है। और नंबर 3 आर्म्स सप्लायर है। आर्म्स सप्लायर मतलब ये जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, हथियार देखने को मिलते हैं हमें, तो वो हथियार इजराइल से इंडिया को सप्लाई किए जाते हैं बहुत भारी मात्रा में। कि ये 3rd लेवल पे, 3rd नंबर पे देखने को मिलता है कि इंडिया जो आर्म्स मंगाती है, हथियार बाहर से इंपोर्ट करती है, उसमें वो 3रे नंबर पे इजराइल है। इजराइल से 3रे नंबर पे वो मंगाती है बहुत ज़्यादा उस पर। तो इसीलिए इस मामले में भी इनका बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्योंकि इजराइल का भी बेनिफिट है और इंडिया का भी बेनिफिट है, तो ये वापस इस साझेदारी को या ये रिलेशनशिप को रोल बैक नहीं करेंगे, वापसी नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों को ही यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल रहा है एक दूसरे का, राइट। मतलब जैसे इंटरनेशनली क्या होता है, अपने इंटरेस्ट के लिए चलता है, अपना इंटरेस्ट है, तो इंडिया के लिए भी अपना इंटरेस्ट है, इंडिया भी अपना इंटरेस्ट देख रहा है और इजराइल भी अपना इंटरेस्ट देख रहा है। दैट इज वाई दे आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर। इसीलिए इसको रोल बैक करना मुश्किल है कि अब ये रोल बैक नहीं करेंगे, वापसी ये रिलेशनशिप खत्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज रीजंस फॉर इजराइल्स इन एफिनिटी टूवर्ड्स इंडिया आर। अब ये जो इजराइल इतना अट्रैक्ट हो रहा है या इतना अच्छा रिलेशंस बना रहे हैं इंडिया के साथ, उसके रीजंस क्या हैं, क्या कारण है उसके? आइडियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी, वैचारिक अनुकूलता, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आर्थिक साझेदारी। जैसे अभी हमने बात की कि इजराइल के लिए इंडिया कौन सा है? 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो इकोनॉमिकली तो बेनिफिट हो ही रहा है, दोनों ही कंट्रीज़ को इनफैक्ट बेनिफिट हो रहा है। तो वो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, इजराइल को काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है क्योंकि वो आर्म भी सप्लाई करता है,
तो वहाँ पे भी क्या है, बेसिकली क्या हो रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट तो इसराइल को हो ही रहा है उसमें, तो इसीलिए इसराइल ज़्यादा अट्रैक्टेड है इंडिया की तरफ। नेशनल सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, अभी जैसे हमने बात की थी कि जो इस्लामिक हमें टेररिज्म, एक्सट्रीमिस्ट टेररिज्म बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था, तो दोनों ही कंट्रीज़ ने वहाँ पे इकट्ठे आए और जो टेररिज्म का हमें थ्रेट देखने को मिलता है, खौफ देखने को मिलता है, उसको ख़त्म करने पे, उसके अगेंस्ट काम करने के लिए इकट्ठे वो आए। तो नेशनल सिक्योरिटी और ये जो काउंटर टेररिज्म है उसमें ये मिलके काम करते हैं। इंडिया वहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टैंड अपना लेती है, इसीलिए इसराइल उसकी तरफ अट्रैक्ट इतना हो रही है। कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज, सांस्कृतिक और जो मतलब लोगों में जो संबंध है वो भी अच्छा एक डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से, तो ये हमें रीजंस देखने को मिले जिनकी वजह से इसराइल इतना मतलब अच्छा आत्मीयता दिखा रही है, ठीक है, अट्रैक्शन दिखा रही है भारत के तरफ, भारत के प्रति। सो ये हमने किसकी बात की कि इतने रिलेशंस हमें स्ट्रॉन्ग देखने को क्यों मिल रहे हैं इंडिया और इसराइल के। जैसे कि भाई अगर हम अ, एक ऐसे पॉइंट पे बात करें जैसे कि कारगिल वॉर था इंडिया के लिए, तो वहाँ पे इसराइल ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी जो मोसाद है उससे बहुत ज़्यादा इंडिया को हेल्प की। तो वो एक बहुत मेजर फैक्टर होता है कि वो हम एक नॉर्मल चीज़ में कहते हैं ना वैसे तो, पर वो इंटरनेशनली वो पॉसिबल ही नहीं है, इंटरनेशनल वो अप्लाई नहीं होता। बट एक समझने के पर्पज से कि भाई दुख में पता चलता है कि कौन काम आता है, मतलब मुसीबत के टाइम कौन काम आता है, तो वहाँ पे इसराइल ने किया, तो एक वो बहुत अच्छा या एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जहाँ से इनके रिलेशंस एक स्ट्रेंथन हुए हैं। और हमने देखा कि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिकली भी हमें स्ट्रेंथनिंग देखने को मिल रही है, ठीक है, या हम सोशली बात करें, जैसे हमने बात की कल्चर और पीपल टू पीपल टाइज हमें अच्छे देखने को मिले, तो कल्चरली भी या सोशली कल्चरली भी हमें अच्छे रिलेशंस उनके बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकली भी हमें देखने को मिल रहे हैं कि वो ऐसे इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे कि इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है, या फिर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं, उनमें भी इसराइल बहुत सारी अच्छी टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर रही है इंडिया को। इंडिया क्या है, थर्ड ऐसा, सॉरी, इंडिया के लिए इसराइल थर्ड आर्म सप्लायर है। तो कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कितना ऐसा अच्छा रिलेशन वो रखते होंगे, और जो मेन ग्लोबल इश्यूज हैं जैसे कि टेररिज्म, उस पे भी वो लोग अपना स्टेक रखते हैं, इकट्ठे होके काम करते हैं। तो ये इनसे हमें पता चल रहा है कि उनके रिलेशंस इतने ज़्यादा स्ट्रेंथन हो चुके हैं, इतने ज़्यादा उनकी जड़ें हमें मजबूत देखने को मिल रही हैं अब, कि उसको वापस नहीं लिया जा सकता। सो ऑन द कंक्लूडिंग नोट हम क्या बताएंगे, इंडियाज इवॉल्विंग टाइज विद इसराइल आर बेस्ड ऑन pragmatism and emerging global scenario, and the mutual dependency and trust have moved to that extent from where it cannot be rolled back। वही हमने बात की कि इंडिया के जो अभी टाइज बढ़ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, स्ट्रेंथन हो रहे हैं इंडिया और इसराइल के, तो वो किसके ऊपर बेस्ड हैं, प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारिकता, ठीक है, एमर्जिंग ग्लोबल सिनारियो की जो वैश्विक हमें सिनारियोज देखने को मिलते हैं, तो वो किस तरीके से वो एमर्ज हो रहे हैं, उभरते हुए देखने को मिल रहे हैं हमें, कि आज के टाइम पे ये कोलैबोरेशन जो ये दोनों कंट्रीज़ की है वो बढ़ती जा रही है ग्लोबल सिनारियो के हिसाब से, उनको देखते हुए। म्यूचुअल डिपेंडेंस एंड ट्रस्ट, कि वो एक दूसरे पे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है, जैसे कि ट्रेड, और हमने ट्रेड की बात की थी कि ट्रेड पे बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा उनका हमें अच्छा रिलेशन देखने को मिलता है, या फिर हमने आर्म सप्लायर है इंडिया का इसराइल, ठीक है, और ट्रस्ट। तो ये इतनी इन चीज़ों पे इनके ऊपर बेस्ड है कि ये इतने आगे तक जा चुके हैं, या इतनी इतनी जड़ें इन्होंने पकड़ ली है कि इसको वापस से मिटा देना या वापस कम से आना इन रिलेशंस को छोड़ के वो बहुत मुश्किल है, वो पॉसिबल ही नहीं है। हाउएवर, based on the value of democracy, secularism and human rights, India has generally conducted its Israel policy with careful attention to the sensitivities of Palestinians and advocated for peaceful and democratic resolution of Palestine issue। कि अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की वैल्यू की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, या ह्यूमन राइट्स मानवाधिकारों की बात करते हैं, तो इंडिया
ज़्यादातर क्या करता है, इजराइल की पॉलिसी कंडक्ट करता है, लेकिन वो बेशक से इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत तो कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जो पैलेस्टीनियंस हैं वो वहाँ पे भी उनकी तरफ भी वो सेंसिटिविटी रखता है कि उनको कोई हार्म ना हो या उनके इमोशंस को कोई ठेस ना पहुँचे। तो इंडिया क्या कर रहा है, डिप्लोमेटिकली दोनों के साथ ही एक वो स्टांस पे चल रहा है, क्योंकि इंडिया को पता है इसराइल के साथ रिलेशनशिप रखना ज़रूरी है। जैसे कि अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था कि यूएनएससी में जब ये मुद्दा उठा था कि इसराइल ने पैलेस्टीन पे हमला किया था, तो वहाँ पे इसराइल या जिस तरीके से वो ये चल रहा है इनका इशू, तो वहाँ इसराइल सही है या नहीं है, तो वहाँ पे इंडिया ने अपना वोट देने के लिए मना कर दिया था। इंडिया पीछे हट गया था वोट देने के लिए कि इसराइल की गलती है या नहीं है, इंडिया ने मना कर दिया था। तो क्या है वहाँ पे, क्योंकि इंडिया को पता है इंडिया का रिलेशनशिप इसराइल के साथ रखना बहुत ज़रूरी है, अच्छा रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो चुका है और वो उसके इंटरेस्ट में है, और पैलेस्टीनियंस के लिए भी उनको गलत उस पर नहीं जाना है, पैलेस्टीनियंस के फेवर में भी उनको, मतलब उनके गलत में नहीं करना है, इसराइल का साथ दे के कि हाँ इसराइल ने सही किया, बिकॉज वो गलत था, राइट। तो इस तरीके से एक डेमोक्रेटिक रेजोल्यूशन पैलेस्टीन इशू पे भी रखना है और इंडिया उसको रखता है। तो वो क्या कर रहा है, इसराइल के साथ भी टाइज रख रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ जो पैलेस्टीनियंस की जो सेंसिटिविटी है या उनके इमोशंस है उनका भी प्रॉपर तरीके से ध्यान रखते हुए ही इंडिया चलता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे हेड।